तो गाइस इस वक्त पहुंच चुके हैं अलियाबाद में। और अलियाबाद में हमारा हैदराबाद है। इलाका जो है अलियाबाद से थोड़ा सा ऊपर है, हैदराबाद का इलाका। और मैं अभी इस वक्त अपने मेज़बान के घर पे हूँ। और मुझे मेज़बान तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, जिस तरह का रवैया इन्होंने रखा है ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पे हूँ, अपनी बहनों के साथ, अपने भाई के साथ। और माशाल्लाह से यहाँ के बुजुर्ग और बच्चे माशाल्लाह हर कुछ ऐसा ज़बरदस्त है, इतनी अपनायत, इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस जिसकी इंतहा नहीं है। समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे अस्सलाम। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। माशाल्लाह, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? शुक्र है, अल्लाह ताला की रहमत है, आपकी माशाल्लाह। दुआओं से अच्छे दिन जो जितने दिन गुजारे हैं ज़िंदगी के आज तक बड़े अच्छे गुजरे हैं साहब। और माशाल्लाह। आप अपने सफ़र के मुतल्लिक़ सुनाइए। आपने इतनी लंबी मसाफ़त कराची से होते हुए यहाँ तक तकरीबन 2000 के लगभग आपने फासला तय 2000 किलोमीटर का फासला तय किया है। जी जी। तो हम आपके लिए दुआगू हैं कि इससे आगे वाला सफ़र भी अल्लाह ताला बखैरियत सरंजाम दे इंशाल्लाह। और इख्तिताम पजीर हो। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे लिए बाइस मुसरत है कि आप अल्लाह के रहमतों के साथ हमारे घर पे मेहमान के हिस्सा साहब तशरीफ़ फरमा है। तो हमारे लिए ये बाइस मुसरत है और हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी मेहमान आए और हम उनकी खिदमत कर सकें। क्या बात है। आप अंदाजा लगाएं कि जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, अच्छा यहाँ पर आना प्री प्लान था, ये यहाँ पर आना बहुत टाइम पहले डिसाइड हो चुका था, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा अरसा है जब मेरा यहाँ पर आना डिसाइड हो गया था। और मैंने सोचा था कि मुझे लाजमी यहाँ पर आना है। समीउल्लाह साहब और इनकी पूरी फैमिली जिस तरह से हमें मोहब्बत मिल रही है, जिस तरह से हमें मेहमान नवाजी की जा रही है, उसका मेरे पास शुक्रिया अदा करने के लिए बिलीव करें अल्फाज नहीं है। समीउल्लाह साहब के साथ वक्त गुजर रहा है, सीनियर हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ से हम सीख पा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। और इस वक्त हमारे सामने नाश्ता भी माशाल्लाह से मौजूद है ढेर सारा। और यहाँ की कुछ रिवायती पराठा, समीउल्लाह साहब इसको क्या कहते हैं? इसको हमारे मुकामी ज़बान में अर्ज़ोक कहलाते हैं। अर्ज़ोक। अर्ज़ोक मैंने सफ़र के दौरान भी मुख्तलिफ बेकर्स में देखा था। ये अर्ज़ोक बहुत ही शानदार। तो गाइस नाश्ता हमारे सामने है, चाय हमारी हो रही है ठंडी, नाश्ता करते हैं और समीउल्लाह साहब से ढेर सारी बातें करते हैं और इनसे, इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत कुछ नज़ारे बाकी हैं, सफ़र हमारा जारी है। तकरीबन 180-85 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हुंजा में और यहाँ के लोग बिलीव करें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पूरे सफ़र के दौरान मैंने ये देखा है कि जैसे ही हम हुंजा में आए, ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल मुख्तलिफ मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोगों के दरमियान इस वक्त हम आ चुके हैं। और यहाँ का कल्चर, यहाँ की सकाफत को बहुत करीब से देखने का इत्तेफाक हो रहा है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, जिसका हमें एडवांटेज हो रहा है सफ़र के दौरान कि किसी भी तरह का कोई परेशानी हमें देखने को नहीं आ रही है। हमारे साथ रहिएगा, आगे के मज़ीद अपडेट आपको दिखाएंगे और यहाँ पर जिस तरह की मेहमान नवाजी हो रही है वो भी हम अपडेट करेंगे और आगे का सफ़र भी हमारे साथ रहिएगा। तो आंटी क्या बना रही हैं आप? जी हमारे हुंजा में ये फिटी बना रहे हैं। फिट्टी, सुबह माशाल्लाह। नाश्ते के साथ देसी घी के साथ हम नमकीन चाय में डाल के खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी ये पिट्ठी, फिटी फिटी फिटी। अभी हम आग में इसको पकाते हैं, ठीक है। सुबह नाश्ते पे हम खाते हैं।
क्या बात है। और इस पे इसकी रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं? इसका रेसिपी बेटा, इसका रेसिपी थोड़ा दूध डालते हैं, एक अंडा डालते हैं, क्या नमक बात है। थोड़ा, इसको गूंद लेते हैं। ठीक है। गूंद कर 1 घंटे रख कर फिर इसको ऐसा बंद करते हैं। बाद में ऐसा इसको आँख में इस तरह हम पकाते हैं। क्या बात है। घंटे के बाद इसको इसमें पक जाएगा बेटा। ठीक है। ये जब पक जाएगा रखते हैं। बाद में सुबह इसी के साथ हम नाश्ता करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो जनाब ये एक रिवायती डिश जो हुंजा में घर घर में बनाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। और आंटी जो है हमारे लिए ज़बरदस्त स्पेशल फिट्टी बना रही हैं। तो जनाब फिट्टी हमने सफ़र के दौरान रास्ते में भी खाने का इत्तेफाक हुआ था और देखते हैं कि इसका फाइनल रिज़ल्ट कैसा आता है। और इंशाल्लाह ताला जब सुबह नाश्ते में खाएंगे तो फिर आंटी को कमेंट्स देंगे कि किस तरह की रेसिपी है ये आपकी और कितना जायकेदार है। और उम्मीद करते हैं दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी तैयारी की गई है। रिवायती डिश है और इसमें आंटी बड़ी महारत रखती हैं। ऐसा ही है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी है बेटा। बहुत शुक्रिया। अभी फाइनल जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर देखेंगे इसका रिजल्ट आता कैसे है। एलिफ हमारे लिए रोटियां बना रही है। एलिफ इधर देखो, क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हैं आप? अच्छी लग रही है माशाल्लाह। क्या? आप अच्छी हैं, आप अच्छी बच्ची हैं। हाँ, मतलब आप बहुत अच्छी हैं। क्या? तो गाइज माशाल्लाह हुंजा में क़याम के दौरान बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत रिवायती मेहमान नवाजी हमारे साथ हो रही है इस वक्त। और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह बेग साहब, समीउल्लाह बेग साहब के फर्जंद। और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मसरूफियात और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। कलीमुल्लाह बेग साहब, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अल्लाह का करम सर रेहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी बस अच्छी गुजर रही है अल्लाह के करम से। माशाल्लाह। और बस मसरूफियात आजकल कुछ एक्टिव वो नहीं है। इंशाल्लाह विद इन ए मंथ और सो फिर दोबारा वो हमारी जो प्रीवियस मसरूफियात थी वो इंशाल्लाह बहाल होंगी इंशाल्लाह जी। और मैं आपको बताऊं कि समीउल्लाह बेग साहब और कलीमुल्लाह बेग साहब के साथ जो हमारी बैठक रही और पूरी फैमिली के साथ इनफैक्ट बहुत मज़ा आ रहा है। इस वक्त डिनर का वक्त है और हमारे सामने यहाँ के बहुत सारे रिवायती खाने मौजूद हैं। चिकन बीफ यखनी है, मटन मटन यखनी है, मटन मटन यखनी यखनी है,
कोफ्ते हैं, चिकन कढ़ाई है, बिरयानी है, चपाती है और माशाल्लाह से हर तरह का इंतज़ाम मौजूद है। रिवायती खानों को एंजॉय कर रहे हैं और फैमिली के साथ वक्त गुजारने का हुंजा में एक अलग एक्सपीरियंस हमें हासिल हुआ और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लंच डिनर करते हैं जनाब और भी बातें होंगी और भी इंटरेक्शन होगी, यहाँ की रिवायात को सीखने समझने का मौका मिलेगा और आराम करेंगे और आगे के सफ़र के लिए हवाले से प्लानिंग करेंगे। कलीमुल्लाह बेग साहब और समीउल्लाह बेग साहब का मैं शुक्रिया, बल्कि पूरी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की अपनायत और जिस तरह का अपनापन नज़र आया, वाकई वो बेमिसाल है। शुक्रिया बहुत रेहान भाई। ये अल्लाह ताला जिस बंदे के वो हिस्से में रिज़्क़ जहाँ पे वो मुकर्रर फरमाता है, ठीक उसी वक्त उसी लम्हा उस बंदे को मिलना होता है। आप हमारे घर आए, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। आपकी जो एक्सपीडिशन है वन ऑफ ए काइंड है पाकिस्तान में। इससे पहले इस किस्म का ट्रैवल व्लॉगिंग कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिला आज तक। तो आपको हम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, वेलकम करते हैं और बेस्ट विशेस आपको देते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर। मेरी तरफ से भी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला इस घर को हमेशा आबाद रखे आमीन या रब्बल और आलमीन। इस घर की कुशादगी हो, रोज़गार में कुशादगी हो आमीन और हर तरह की खैर बरकत नाजिल हो, जिस तरह से आप लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की है। और आमीन। हुंजा इंशाल्लाह ताला जब भी आना होगा तो मेरे लिए इस घर के दरवाजे मुझे मालूम है बिल्कुल खुले हैं और कराची जब भी आप लोगों का आना हो तो हमारी इंशाल्लाह तरफ ज़रूर आना है। इंशाल्लाह रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत आपका, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गाइस हैदराबाद में बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है, या कह सकते हैं कि करीमाबाद। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पुरसुकून नींद आई। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों के दरमियान इस वक्त हम मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा अपनायत और इतनी ज़्यादा मोहब्बत इस जगह पर माशाल्लाह से मिल रही है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त हम जनाब करने जा रहे हैं नाश्ता, और माशाल्लाह से नाश्ते का आप इंतज़ाम चेक करें। यहाँ की कुछ मकामी वैरायटी मौजूद है, जिसे कहते हैं फिट्टी, और देसी घी भी मौजूद है और अर्जुक भी मौजूद है माशाल्लाह। इसके अलावा स्पेनिश ऑमलेट भी मौजूद है और ज़बरदस्त पराठे यहाँ पर। हर तरह की वैरायटी, हर तरह की कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल फूड यहाँ पर मौजूद है। नाश्ता करते हैं और एक दिन हमने करना है यहाँ पर एक्स्ट्रा क़याम। चाहते तो ये थे कि यहाँ से हम निकलेंगे आज सुबह, लेकिन यहाँ के जो मेरे मेज़बान हैं, इनकी मोहब्बत ने मुझे यहाँ पर जकड़ लिया है और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि आज हम रवाना हों। तो एक पूरा दिन यहाँ पर हम स्पेंड करेंगे, मज़ीद और ज़्यादा मोहब्बतें समेटेंगे और सारी बातें करेंगे और इनकी अपनायत को महसूस करेंगे। तो जनाब नाश्ता करते हैं, फिर आपको यहाँ की लोकेशन चेक करवाएंगे कि कौन सी लोकेशन है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है और बहुत कुछ है आगे। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा। तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं इस एरिया में, स्टे किए हुए हैं और जिसका नाम है हैदराबाद। अलियाबाद और करीमाबाद के दरमियान में ये ख़ूबसूरत इलाका आता है, लेकिन मेन कुरक्करम हाईवे से हैदराबाद का ये ख़ूबसूरत इलाका बुलंदी पर है।
जनाब अलियाबाद से करीमाबाद ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का फासला बनता है। जिस पॉइंट पे हमारा स्टे का इरादा था, और मैं आपको बताऊं कि ये वो एरिया है जो अब हमारे सफ़र का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका साबित होगा, क्योंकि इसके बाद करीमाबाद के बाद जब हम निकलेंगे तो जनाब छोटे छोटे टाउन्स आएंगे, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी मुलाकात होनी है, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस में जनाब हमने जाना है, और थोड़ा सा यहाँ पर हम अपना वक्त गुजारेंगे। चूँकि हम अपने सफ़र के आखिरी मराहिल में इस वक्त, तो हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ से फुल्ली प्रिपेयर्ड होके अपने सफ़र का आगाज़ करें और फाइनल मरहले में दाखिल हों। मैं आपको दिखाऊं इस खूबसूरत इलाके से नज़ारे हैं कैसे। एक तो हर तरफ मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां और फलों की काश्त यहाँ पर की गई है, और हर तरफ आपको हरियाली नज़र आती है, और आसपास ये मुकम्मल तौर पर पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ ये इलाका एक खूबसूरत वादी है। राकापोशी का खूबसूरत मंज़र भी इस मकाम से देखा जा सकता है। इंतहाई पुरसुकून इलाका है। यहाँ की खामोशी और यहाँ का सुकून जनाब बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ कि किस मकाम पर हमने क़याम किया हुआ है। ये है जनाब समीउल्लाह बेग साहब का की रिहाइशगाह, कलीमुल्लाह बेग साहब की रिहाइशगाह। इनकी पूरी फैमिली इस खूबसूरत से मकाम पर रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ काश्त की गई है। ये गंदम की खेती आपको नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें क्या खूबसूरत इलाका है, क्या खूबसूरत मौसम है, और यहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दो बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियों से, और हमसे ये बहुत ज़्यादा मानूस हो चुकी हैं। इनकी उर्दू थोड़ी थोड़ी कमज़ोर है, बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ये अच्छा, आप बताएं, आप कैसी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आइनूर है। महानूर? आइनूर। आइनूर। कौन सी क्लास में, इन विच क्लास यू आर स्टडिंग? क्लास 3। क्लास 3। हाउ इज योर स्टडी? नाइस। Nice. So, which kind of activities you have except your educational? What do you do at school except your studies, honey? और ये जो हैं बड़ी शरारती हैं, ये बहुत शरारती हैं। इनका नाम है एलिफ, एलिफ नाज, एलिफ नूर बेग। माशाल्लाह। अभी एलिफ नूर हमें होम टूर देने वाली हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं आपको दिखाऊं आसपास का नज़ारा। अभी बच्चों से बिल्कुल मुलाकात करेंगे, बल्कि आ जाएं आप लोग, दिखाएं भाई अपना मुझे घर कैसा है आउटसाइड। ये चेरी है, ये चेरी है, माशाल्लाह। बल्कि इमरान भाई आ गए ना, इमरान भाई से बड़ी अच्छी बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपको खुशामदीद हमजा की सरजमीन पे, जज़ाकल्लाह। और आप को मैं शुरू दिन से फॉलो कर रहा था, क्या बात है। और अल्लाह ताला ने बस आज ये मौका भी फराहम कर दिया कि आज यहाँ पे हमारे पास ठीक है हैदराबाद आप पहुँच गए हैं हमारे पास हमजा के अंदर। बिल्कुल, तो आपको वेलकम करते हैं, और बहुत साथ शुक्रिया। में भाभी आपको भी कि आप लोगों ने जो काम किया है जी,
वो मतलब एक पाकिस्तान के आने वाले नस्लों के लिए एक बहुत अहम और बड़ा अजीब व तजर्बा प्लस एक मोटिवेशन कि पूरी नस्ल के लिए कि ये मुल्क कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है और इस मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो आपने एक तरीक़ाकार अपनाया जो कि यूनिक है मेरे ख़्याल से। पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसा बंदा, लोग जाते थे यहाँ से मैक्सिमम इस्लामाबाद तक, एक दो बंदे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कोई जी साइकिल पे भी गए हैं और कुछ लोग, एक जो बंदा है जी वो घोड़े पे भी इस्लामाबाद गया था। लेकिन कराची से खुंजराब का जो एक, और वो भी वेस्ट पार्ट जो कि एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न साइड जो है हमारे मुल्क का, वेस्ट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है और सड़कें वगैरह कोई ख़ास, खैर आपको तो ज़्यादा पता होगा कि सड़कों की क्या हालत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो डिसाइड किया कि हम ये ट्राई करते हैं और बहुत बहुत मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि आप लोग आए हमारे पास घर में और आपसे मुलाकात हुई। बहुत तो शुक्रिया, आपको हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। जब से हमने यहाँ पर स्टे किया हुआ है और फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बिलीव करें मैं ये कहूँ कि सबसे बेहतरीन लोकेशन ऐसी मुझे मिली जहाँ पर सफ़र के दौरान पिछले 4.5 महीने में सबसे ज़्यादा अगर मुझे मज़ा आया है ना, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे मज़ा आया। सीरियस 4.5 महीने के सफ़र के दौरान ये कुछ ज़्यादा वो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चलें, आप असल में इसलिए जो वो मेरे ख्याल से इसलिए आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस वक्त अच्छा ब्लॉसम है, एप्रिकॉट ब्लॉसम है और आप देख रहे हैं हर तरफ फूल ही फूल हैं, तो इस वजह से शायद आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी तो बस है, हम थोड़े से दूर हैं मेन रोड से, ऊपर हमारा घर हैं हमारे, तो काफ़ी वो हैं, प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन चलें, अगर आप खुश हैं तो इसका मतलब है हम आपकी बात पे जी वो यकीन करते हैं और इसी अच्छा जी वो यकीन के साथ कि आपके इस यकीन को देखते हुए हमारे बहुत से लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, वो अपने मुल्क को एक्सप्लोर करने के लिए कोई और आइडिया, कोई और टेक्निक से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ये पैगाम भी है इस सफ़र के दौरान, ये मैसेज है कि पाकिस्तान में बेशुमार खूबसूरती है और इस 4.5 महीने के सफ़र में मैं खुद ये समझता हूँ कि इतना टाइम गुजारने के बाद भी पाकिस्तान को उस तरीके से मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मुख्तलिफ जगहों को स्किप करते हुए हम आए हैं। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए बिलीव करें, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है और इसका कोना कोना इतना खूबसूरत है और इतने प्यारे लोग हैं, तमाम कौमियत के, तमाम मज़ाहिब के, तमाम फ़िरक़ों के इतने प्यारे लोग हैं। मैंने ये पैगाम दिया कि अगर आप पूरी लाइफ भी लगा देना तो पाकिस्तान को आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा टूर करते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है। जब आप वाकई निकलते हैं तो आपको पता चलता है इस एरिया में, अब ये हैदराबाद का एरिया है, बहुत कम लोग जानते हैं। अलियाबाद का भी नाम जो है बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी आगे के जो एरियाज हैं, करीमाबाद का नाम ज़्यादा मशहूर है कि करीमाबाद एक एरिया है, हुंजा का टूरिस्ट लोकेशन है। तो ये है कि हर जगह, हर छोटे छोटे विलेजेस के अंदर आप जब जाते हैं तो वहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी को करीब से आप देखेंगे, उनकी मोहब्बत, उनकी अपनायत को आप करीब से देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में उम्मीद करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए इस तरह का माहौल बने कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के छोटे छोटे विलेजेस को भी एक्सप्लोर करके दिखाऊँ कि पाकिस्तान का कोना कोना कितना। चलें, हमें इंतज़ार रहेगा आपके उन जो आपके नेक्स्ट वो हैं उसमें छोटे छोटे जो जैसा कि आपने बताया कि छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे इलाकों में जाके वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का जो ज्योग्राफी है वो उससे आप हमें आगाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जी ठीक है ना, हमारी बहुत सारी दुआएं और बहुत बहुत सारा प्यार आपके लिए और हमेशा आपके साथ हम ताल्लुक़ में और जी राब्ते में रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, ये थे इमरान उल्लाह बेग साहब और बहुत ही प्यारी शख्सियत
और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनसे मुलाकात करके। अच्छा जी, आउटसाइड मौजूद हैं अभी इंशाल्लाह ताला अंदर जो घर का एरिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, हाउस टूर भी देंगे। फिल वक्त आप देखें कितना खुला डुला एरिया है, हर तरह की खेती यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक मसला इमरान उल्लाह भाई से पूछते हैं। बेग साहब ये बताएं कि पानी का कुछ यहाँ पर इशू मुझे लग रहा है, क्यों सारा ये खुश्क पड़ा हुआ है? अच्छा चले, आपने बहुत अहम सवाल और बहुत अच्छा सवाल कि आप देख रहे हैं वाकई में ये हमारा तकरीबन जो फील्ड्स हैं या बागात हैं ये ड्राई हैं इस वक्त। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये स्नो ऊपर पड़ी हुई है, ये हमारा सोर्स है जी इरिगेशन वाटर के लिए। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर तो हमारे पास चश्मे का पानी है जो कि टेप किया हुआ है हमने, तो वो हर घर को गांव के सतह पे मिल रहा है। जो इरिगेशन के लिए पानी है वो मेन सोर्स जो है वो ऊपर ये जो स्नो आप देख रहे हैं ये सारी मेल्ट होके इससे पूरे इस इलाके को जो अपर पार्ट ऑफ ठीक है हैदराबाद है इसके लिए पानी पूरा वहाँ से आता है। ठीक है। तो अभी बाहर की आमद है तो ठंड से अभी हम निकले हैं तो स्नो मेल्ट होने में टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से पानी का मिकदार इस वक्त हमें वो नहीं मिल रहा है जो कि हमें मिलना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्नो वाटर पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये मेजॉरिटी जो इलाके हैं वो ड्राई हैं और अच्छा पानी के बगैर हैं। तो ये एक इशू है और चूँकि क्लाइमेट चेंज आप जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का भी चक्कर है। जी जी। तो पिछले 5-10 सालों में हमारे पास मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमें ना टाइम पे बारिशें हमें मिल रही हैं, ना टाइम पे हमें बर्फ़बारी मिल रही है, ना ही टाइम, और अगर बर्फ़ होती है तो फिर गर्मियों में इतनी फ्लडिंग हो जाती है कि ये सारा बर्फ़ वेस्ट हो जाता है। जी वेस्ट होने से मुराद ये है कि हमारे वाटर चैनल्स जो हेड्स हैं, जो रिज़र्व्स हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं फ्लड्स की वजह से, जिसकी वजह से हम अपने आबादी वाले इलाकों में पानी नहरों के ज़रिए नहीं ला पाते हैं। और वो भी एक रीज़न है कि अभी पिछले 5-10 सालों में हमारी जो प्लांटेशन है वो डे बाय डे वीक होती जा रही है ड्यू टू लेक ऑफ इरिगेशन वाटर। जी सही। तो ये एक बड़ा मसला है। तो वैसे अगर देखा जाए इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके ख्याल सोल्यूशन में? देखिए सर, अभी दुनिया बहुत जदीद आ गई है। एक तो जो सेंट्रल हुंजा के लिए मैं आपको बताऊं, अताबाद लेक, कल आप जाएंगे आगे जी जी। तो आप देखेंगे अताबाद लेक से एक पाइपलाइन आ रही है, उस पे काम अभी जारी है, तो वो विद इन 1 ईयर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोई 25-27 किलोमीटर का वो पाइपलाइन है। अच्छा, वहाँ से पानी पाइप के ज़रिए यहाँ पे सेंट्रल हुंजा के लिए वो आएगा, उसमें पानी आएगा। इंशाल्लाह। तो जो पानी पहले से वो इलाके जो यूज़ कर रहे हैं ग्लेशियर का पानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 2 किस्म का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, एक ग्लेशियर वाटर, दूसरा स्नो वाटर। ठीक है। स्नो वाटर वो सीजनल होता है, वॉल्यूम भी उसका ग्लेशियर वाटर जितना नहीं होता है, कम होता है। और ग्लेशियर वाटर जो है वो विंटर्स में कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, जबकि स्नो वाटर विंटर्स में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो आधा जो सेंट्रल हुंजा है वो आधा आपका ग्लेशियर वाटर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सोर्स जो उनका है वो ग्लेशियर वाटर है, उल्तर जो नाला है या उल्तर ग्लेशियर है वो सोर्स है, जो कि सेंट्रल हुंजा के तकरीबन 50 से 60% आपके एरिए को वो कवर करता है ग्लेशियर वाटर। तो अभी जो वाटर चैनल है, जो मेन सोर्स है, उस जी वो वाटर चैनल से अताबाद वाला पानी उस वाटर चैनल में इंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वाला पानी फिर हम नहरों के ज़रिए, उसी नाले के ज़रिए, ऊपर जो नहरें बनी हुई हैं उनमें हम जी वो डाइवर्ट करेंगे पानी। तो यहाँ पे भी वो शॉर्टेज जो पिछले 5-10 सालों में हम फेस कर रहे हैं,
नेक्स्ट में हमारे लिए हो सकता है 1-2 सालों में शायद बहुत बेहतर हो जाए उससे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी। अच्छा, इन चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि इमरानुल्लाह भाई, ये सारी चीज़ें बहुत पहले नहीं हो जानी चाहिए थी। सर सबसे पहली बात ये है कि आपने पूरा हुंजा देखा होगा कि एक सर्टेन लाइन है, सर्टेन लाइन से नीचे ग्रीन बेल्ट है, जी ठीक है। तो मतलब लोगों ने मतलब अभी जो हमारा गांव है, जिस गांव में आप खड़े हैं, ये तकरीबन 300 साल 250-300 साल इसको हुए जी आबाद हुए। तो उस ज़माने में ना आपके पास इतना इक्विपमेंट था, आपके पास प्रॉपर लीवर या बड़े जी वो बोल्डर्स तोड़ने के लिए आपके पास कोई ऐसा लोहे का ठिकाना हथौड़ा भी नहीं होता था। तो उस ज़माने में लोगों ने मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहरें खुद ही निकाली, बिल्कुल। बगैर किसी फंडिंग के, बगैर किसी उसके। तो उसकी वजह से आप इस गांव में देख रहे हैं कि काफ़ी पुराने दरख्त भी आपको मिलेंगे, जी बिल्कुल। ठीक है। जो हमारे नए प्लॉटिंग है वहाँ पे आपको अच्छा जी वो नए दरख्त मिलेंगे। जो हमारे पुराने बागात हैं या प्लॉट्स हैं उन पे आपको बहुत बड़े दरख्त मिलेंगे, बहुत बड़े दरख्त खुबानी के, शहतूत के और अखरोट के दरख्त आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। बिल्कुल। तो होना तो बहुत पहले चाहिए था जी। अभी साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। अगर आपके पास नाले में पानी नहीं आ रहा है तो हम दरिया से तो पानी लिफ्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तो ठीक है, शमसी तवन्नाई से भी आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लिफ्ट इरिगेशन की तरफ इन इलाकों में स्पेसिफिक जहाँ पे इस पानी का इरिगेशन के लिए पानी का शॉर्टेज है, उन इलाकों में हुकूमत को भी चाहिए और आवाम भी इस तरफ सोच रही है कि हम लिफ्ट इरिगेशन पे काम करें, ताकि हम वो लोग हैं जी जो ग्लेशियर्स के साथ वाले लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले ग्लेशियर को और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले ग्लेशियर से हम ही लोग हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा इस पे क्लाइमेट चेंज पे और इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। लोगों में ऑलरेडी शऊर पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी दरख्त को तो आप जी लगा लेते हैं, लेकिन उसके लिए पानी नहीं हो तो फिर वो आपकी प्लांटेशन ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो और ग्रीन बेल्ट ही ऐसा जी सिस्टम है अल्लाह ताला ने रखा है कि इन ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जितनी भी प्लांटेशन करेंगे वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। और उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी के लिए सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है हमें। क्या बात है। तो ये हैं इमरानुल्लाह बेग भाई, और इनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। समीउल्लाह बेग साहब के साथ भी, और कलीमुल्लाह बेग साहब भी अब उठ चुके हैं। आपकी नींद पूरी हुई सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी नींद पूरी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है। माशाल्लाह। अभी तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। रात के वक्त मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और दूसरा ये कि अभी भी थोड़ी देर पहले ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, आपको पता है? नहीं, मुझे तो महसूस आप सो रहे थे? जी सर, जी। अभी वो जो खौफ था, जो डर था, वो भी चला गया। कल मेरे ख्याल में तकरीबन 5 दफ़ा ज़िलज़लों के झटके वो महसूस हुए, तो बंदा स्लोली वो यूज़ टू हो जाता है। जी बिल्कुल। 5.2 रेक्टर स्केल से ऊपर नहीं आते यहाँ पे। वो इसलिए कि ये जो हमारे पहाड़ हैं चारों तरफ, जो हम गिरे हुए हैं पहाड़ों से, ये एज डैम्पिंग का काम करते हैं ज़िलज़लों को। मतलब इतना सेवियर अगर पंजाब साइड में वगैरह वो वहाँ पे आ जाए, वो ज़्यादा डैमेजेस वो क्रिएट करते हैं। अल्लाह का करम ये है कि हमारे ये जो पीछे जो साइड है वहाँ पे चुपुरसन वैली है। जी। तो चुपुरसन वैली जो है वहाँ उसका एपिसेंटर है सर, जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं ज़िलज़ले। तो वहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आप देखें तो अगर 50 माइल्स या 60 माइल्स मैक्सिमम है यहाँ से, जो जहाँ पे ज़िलज़लों का जो एपिसेंटर है वहाँ तक। जी। तो फिर भी यहाँ तक जो आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं।
अगर किसी दूसरी जगह आ जाए तो फिर वो तबाही मचाएंगे। ये भी अल्लाह का खास करम है हमारे ऊपर। बिल्कुल सही जी। बात है। 5.2 जो है वो अगर दूसरी जगहों पर आए तो इसका नुकसान पता लग सकता है। एक वो है ना कि हमेशा कंटिन्यूअस छोटे छोटे ट्रेमर्स वो आ जाते हैं। जी हाँ जी, जी वो चलते बिल्कुल, रहते ट्रेमर्स आते रहते हैं। बाकी कलीमुल्लाह बेग साहब, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है थैंक यू सर। माशाल्लाह। मज़ा आ रहा है यहाँ पर क़याम के दौरान। अच्छा, ये जो पहाड़ी सिलसिला है इसे कहते हैं लेडी फिंगर? जी जी, वो जो सबसे ऊपर जो टिप जैसा भी तो बादल है यहाँ जी पे, जी जी ठीक जी है, जी। लेकिन वो बगैर क्लियर स्नो नजर के नहीं आ रहा है। विश सा नजर आ रहा है आपको। वो हो गया सर आपका लेडी फिंगर, और उसके साथ जो है वो हुंजा पीक कहलाता है। अच्छा जी उल्तर 1 और उल्तर 2 यहाँ से नजर नहीं आते हैं, जी जी ठीक है, वो इस पहाड़ी के पीछे वो छुप जाते हैं, जिसको हॉर्न कहते हैं। करीमाबाद खुसूसन ये दिरामिती ट्राइब का वो प्रॉपर्टी है, तो इसको हॉर्न कहते हैं। और बाकी ये आपका लेडी फिंगर है सर। बाकी राकापोशी दीरान ये सारे आपके सामने हैं। सही राकापोशी का जो बेस्ट व्यू है सर वो हैदराबाद से है। माशाल्लाह। जी हैदराबाद विलेज से राकापोशी की जो है वो बेस्ट व्यू है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। क्योंकि सही। हैदराबाद सेंट्रल हुंजा में हैदराबाद सेंटर में है जी। अलियाबाद आपका वेस्ट की तरफ, करीमाबाद आपके ईस्ट की तरफ। तो जी हम जी जी सेंट्रल में है। जी जी तो जी, राकापोशी का ज्यादा बेहतर व्यू हमारे पास। क्या बात है। और नीचे आपको वो इधर से तो नहीं नज़र नहीं आ रहा, छुमरखर नाम का एक छोटा सा दूसरा वो मोहल्ला है, जी जी ठीक है, सेटलमेंट है, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। इंशाल्लाह अभी वहाँ भी जाएंगे, आपको विजिट कराएंगे। ठीक है, वहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राकापोशी बिल्कुल आपके सामने ही हो। ओवरऑल जनरली हैदराबाद जो है वो यहाँ से बेस्ट व्यू मिलता है सर। एक लोकेशन हम पीछे नासिराबाद में जब हम रुके थे वहाँ पर कोकाफ होटल में, तो वहाँ से भी नज़ारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही मज़े के नज़ारे आ रहे थे ये राकापोशी के हवाले से। लेकिन यहाँ से भी एक अलग ही नौइयत का ये नज़ारा है। और ये ज़्यादातर जो लोग हैं टूर के लिए आते हैं, अगर इस हिस्से में आए हैदराबाद वाली साइड पे, अगर अलियाबाद या करीमाबाद वाली साइड से आगे चले जाते हैं तो वो नज़ारे नहीं मिलते। कलीमुल्लाह भाई का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से वाकई हर तरफ पहाड़ी सिलसिलों का ये खूबसूरत नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त इंजॉय भी कर रहे हैं जनाब, और आप तक पहुँचा रहे हैं। तो पुरसुकून पुरअमन इलाका आप देखें जी। घरों की डिज़ाइन, यहाँ की तर्ज तामीर, यहाँ पे घरों की जो नौइयत है, खुले ढुले घर हैं, कोई किसी भी तरह का बाउंड्री वॉल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, और फिर भी किसी भी तरह की कोई इस तरह का मामला नज़र नहीं आता। इतना सिक्योर इलाका, और सबसे बढ़ के लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ के, हुंजा के। बिलीव करें, हुंजा के बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे साथ खड़ी हैं आंटी। आंटी से भी बात करते हैं, आपसे पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। आप ये बताएं कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। पहले मैं छोटी थी, मैं ये काश्तकारी ज़्यादा करती थी। अच्छा। ज़मींदारी काम बहुत करती थी मैं। सास थी, ससुर था। ससुर तो हीरो एक बंदा था, सास भी अच्छी थी, मेरी खाला भी लगती थी, खाला भी थी। मैं छोटी थी, मुझे इतना काम नहीं आता था, मुझे सारा खाला ने सिखाया। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, 2 माशाल्लाह। पोतियां हैं, ये एक भतीजी भी है, बहू भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटियां हैं, वो बाहर की तरह है। रिश्तेदार अच्छे हैं, ख़ानदानी लोग हैं, अच्छा ज़िंदगी चलता है बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह। सारा कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं शुक्र अदा करना नहीं सकती हूँ, मुझे शुक्र करना चाहिए। शुक्र अल्लाह के। बस इतना सा है बेटा। आप आके इधर हमारे साथ मिले हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप मेहमान हैं, अच्छे मेहमान हैं, वो बेटी आप बेटा जैसे, ठीक है। हमारा हुंजा का यही दस्तूर है। मैं एक ऐसी बंदा नहीं हूँ, ये हमारा सारा हुंजा वाले ऐसे मेहमानों का इज़्ज़त करना, दावत देना, कदर करना।
इधर यही है, दावत देते हैं, पैसा नहीं उठाते हैं। इज्जत कदर का ये वो है। हम एक ही वन जमात है बेटा। एक जी बात जी जी वन जमात है। हमारा जो हाजिर इमाम है, हाजिर इमाम का हमारे लिए फरमान है, हर लोगों का इज्जत करे, कदर कर ले, उसको कुछ आपसे होता है वो पूरा कर ले। बहुत अच्छा हमें फरमान देता है हमारा हाजिर इमाम है। हम उसका फरमान मानते हैं। हम नमाजी है, हम सीधा साधा लोग हैं। इस वतन में बेईमानी नहीं है। छोटे से बड़े लेकर सारे अच्छे हैं, ईमानदार वाले हैं, इकट्ठे होकर बैठते हैं। सारों के घर हम जाते आते हैं। ऐसा बेईमानी लोग नहीं है। खुश है हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के हिस्से में हमें अल्लाह ने बिठाया है। हमारा शुक्र कम है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया हमसे बात अच्छा करने के बेटी, लिए, अल्लाह हाफिज़। टाइम देने के लिए। बस और मैं जब से हम रुके हुए हैं, आपने ज़बरदस्त मेहमान नवाजी की, उसके लिए भी एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नहीं, मैंने क्या किया है बेटा? आप भी बेटा हो, किधर से किधर पहुंचा है। आप तो बेटा तो सेहतमंद अच्छा हो, ये बेटी की बात है। उधर से इधर तक, इधर से इतना सफ़र पैदल तय करके आई है। हम बहुत हैरान है। इसको फिर दुआएं देते हैं, उधर खुंजरा टॉप तक पहुंचाकर वापस ही आप इधर आके हमारे साथ मुलाकात करके फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे बेटा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी रेहान भाई, ये यहाँ पे जो वर्क चल रहा है, जी जी ये टेरेस फील्ड का वर्क चल रहा है। ठीक है। ये सदियों से, पता नहीं हज़ारों सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है। और इसी तरह से ये आप जो लश ग्रीन हर तरफ जो खेत देख रहे हैं दीवारों के साथ, जी ठीक जी है, जी 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 रिटेनिंग वॉल्स के साथ, ये पूरा सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। ठीक है। तो इसी तरह हम हुंजा में, ओवरऑल हुंजा में ये टेरेस फील्ड्स बनाते हैं जी। ये पहले बिल्कुल यूं समझे ये पूरा एरिया एक वीराना था, ठीक है। बिल्कुल डेजर्ट टाइप, ठीक है। तो अभी भी उसके बकायात ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसमें पुश्तें लगी हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन तक यहाँ पे मतलब ये काम इसी तरह चलता आ रहा है। ओवरऑल हुंजा में जो काम करते हैं, पहले तो हमारे आबा अजदाद होते थे, दादा वगैरह होते थे, परदादा, लेकिन अभी आजकल मसरूफियात ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की, मुख्तलिफ वो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, दूसरे जॉब्स कर रहे हैं। तो उनमें ये अब स्किल सेट नहीं रही है। अभी ये जो हमारे भाई हैं ये चित्राल के हैं, या चित्राल से आते हैं या बल्चिस्तान से आते हैं। तो इसी तरह ये काम यहाँ पे चलता है सर। तो ये टेरेस फील्ड जो बना रहे हैं, इसमें जी। क्या इरादा है? सब्जियां वगैरह? जी, ये डेडिकेटेड स्पेस है सिर्फ सब्जियों के लिए। सही है। क्योंकि पहले हम उस साइड पे बनाते थे, सब्जियां वगैरह लगाते थे, लेकिन फिर बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से फिर मसले मसाइल भी होते हैं। जी जी क्योंकि बहुत लंबा ऊपर तक वो एरिया है हमारा, वहाँ से फिर दूसरे वो लोगों के माल मवेशी वगैरह अंदर आ जाते हैं और डैमेज करते थे। तो इसीलिए सब्जियों के लिए स्पेशली ये एक सिक्योर वो बना रहे हैं सर। जबरदस्त। जी, थैंक यू। थैंक यू।
तो गाइस हाउस टूर आपको देने जा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की तर्ज रिहाइश है। बिल्कुल मुख्तलिफ डिज़ाइन है। मैं आपको दिखाऊं, लकड़ी की यहाँ पर लकड़ी से छतों को बनाया गया है और टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है इससे। मेरा कैप भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। सामान कहाँ बिखरा पड़ा है मुझे खुद नहीं पता। ये बहुत ज़बरदस्त लिविंग एरिया, लिविंग रूम। जनाब प्रिंस करीम आगा खान साहब की तस्वीर लगी हुई है और उनके बड़े साहबजादे जो मौजूदा प्रिंस हैं। और जनाब यहाँ पे देखें, हमारा कोई एपिसोड इस वक्त चल रहा है। माशाल्लाह। मूव होना हमारी मजबूरी है क्योंकि हम जा रहे हैं गुजरात टॉप की तरफ। अच्छा जी, स्ट्रेट जाएंगे तो गिलगित, और गिलगित के बाद बहुत सारे एरियाज इस रास्ते से होकर आप जा सकते हैं। इवन चित्राल तक जा सकते हैं, शंदूर का इलाका और भी बहुत से मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन हम दनियोर की तरफ जाएंगे और गिलगित का जो मेन सिटी एरिया है वो करेंगे स्किप। और इसका भी जनाब अफसोस रहेगा। और सफर के दौरान मुख्तलिफ एरिया से जब हम होकर गुजरे हैं तो कुछ इस तरह की कंडीशन का सामना हमें बिल्कुल रहा है कि मुख्तलिफ एरियाज को हमने स्किप किया, जो कि हमारी मजबूरी थी। अच्छा जी, माशाल्लाह यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखाऊं, अवार्ड्स वगैरह पड़े। हॉनरेबल गेस्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशन। ये है जनाब। अच्छा जी, कुरकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित, सिटी की तरफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019। और मेरी बहुत ही प्यारी बहन जरीना बेग की ये अचीवमेंट्स हैं। मैं आपकी इनसे भी मुलाकात करवाता हूँ। और माशाल्लाह से लिटरेसी रेट हुंजा का बहुत ही ज़बरदस्त है। और घरों में यहाँ पर आप देखें किताबें वगैरह भी पढ़ी हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। आ गई भाई जरीना बेग साहिबा। बहुत बहुत ही प्यारी मेरी बहन, और बहुत अच्छा वक्त इन लोगों के साथ गुजर रहा है। आप लोगों की इनविटेशन पे आ गए हम लोग। हमें बड़ी खुशी हुई है रेहान भाई कि आपने आके हमारे साथ 1-2 दिन गुजारे और बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। हम तो चाहते हैं कि आप यहीं रह लें लेकिन चूँकि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त मिशन पे आए हैं तो आपको रोक नहीं सकते। लेकिन आप आ जाएं, जब भी आ जाएं, आप ही का घर है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको बताऊं गाइस, इतने प्यारे लोग मैंने नहीं देखा। बिलीव करें, अपने सफ़र में नहीं देखा। इतनी ज़्यादा इन्होंने मेहमान नवाजी, अपनाइत, मोहब्बत और हर तरह से हमारा यहाँ पर स्टे के दौरान ख्याल रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप 2000 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर से, और आपको माहौल घर जैसा मिले। रेहान भाई, मैं यहाँ पे आपसे अग्री भी करूँगी, डिसएग्री भी कर लूँगी।
क्योंकि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त मिशन पे आए हैं, आप पाकिस्तान के लिए निकल के आए हैं। तो हमने जो किया है वो तो बहुत ही मामूली चीज़ है। ये इंसान होने के नाते हमने आपको बस 1-2 दिन क़याम करने की पेशकश की और आपने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। ये मैं समझती हूँ कि हमारी खुशकिस्मती की बात है। मैं ख़ुद क्लाइमेट चेंज पे काम करती हूँ इस रीजन में। जी जी करीबन 6 साल से मैं इस रीजन में काम करती हूँ और आपने देखा है कि हम ग्लेशियर्स में रहते हैं। हमारी ग्लेशियर्स को बहुत ख़तरा है और पाकिस्तान इस टाइम पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स पे 5वें नंबर पे आता है। तो आप सोचिए, आप जो मिशन लेके आए हैं उसको मैं इस तरह से मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी कि अभी हम नुक्कड़ की दुकान के लिए भी गाड़ी पकड़ के जाते हैं। जी हम इतने आराम तलब हो गए हैं। हम ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये अमेरिकन्स ने किया है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल देखिए, हम नुक्कड़ की दुकान के लिए भी गाड़ी पकड़ के लेके जाते हैं, तो इससे माहौलियाती आलूदगी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिससे हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे माउंटेन्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप कराची से यहाँ आए हैं, ये मैसेज देने का मकसद ये है कि एक बंदा ठान लेता है, एक बंदा मोटिवेटेड है कि वो कराची से खुंजराब टॉप तक पैदल आ सकता है, तो क्या हम नुक्कड़ की दुकान तक गाड़ी के बगैर नहीं जा सकते? बिल्कुल ऐसे ही क्या है। हम अपने ऑफिसेज तक गाड़ी के बगैर नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे तो ये एक बहुत ही अहम पैगाम है और मैं ख़ास कर आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप ये एक मैसेज लेके आए हैं हम सब के लिए। आपका इलाका इस एरिया को घूमने के बाद बड़ा अच्छा नज़ारे आसपास नज़र आते हैं। पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ ये एरिया, एक बेहतरीन खूबसूरत वादी। बहुत अच्छा आप लोगों के साथ टाइम गुजर रहा है। मेरे पास मेरी बहन अल्फाज नहीं है आपके लिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे, आमीन हमेशा आबाद रहें। आमीन। मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ है, यकीन करें, ढेर सारी दुआएं आपके बहुत साथ शुक्रिया रेहान भाई, आप बहन भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मेहमान नवाजी की है। आप घर के फ़र्द हैं तो आप ऐसा ना कहें, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया। आपके अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी बहन ने अपना कमरा हमें दिया हुआ था, यहाँ पर हमने किया है स्टे। ये कमरा इन्होंने हमारे लिए कहा कि ये आपका कमरा है, आप जितने मर्जी यहाँ पर जितने दिन गुजार सकते हैं। तो इसके लिए भी शुक्रिया। नहीं नहीं, बहन और भाई का कमरा एक ही होता है, बहन इस्तेमाल करे भाई इस्तेमाल कर ले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रेहान भाई, आप इसे अपना कमरा समझ लें। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, खुश रखे। आमीन आमीन। आ, नेक दुआओं का बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत लिविंग रूम। डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा आपके घर का, ख़ास तौर पे ये जो डिज़ाइन है ना, ये बड़ा यूनिक किस्म का है। टेम्परेचर मेंटेन रहता है इससे, ऐसा ही है। लकड़ी की छतें, दीवारें और इस तरह का रोशनी का भी यहाँ पर इंतज़ाम अगर बहुत अच्छा है कि खिड़कियाँ इतनी सारी दी हुई हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं होता, बंद बंद घर होते हैं। जी रेहान भाई, ये कल्चरल फैक्टर भी है इसमें और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। यहाँ पे आपको पता है हार्श वेदर कंडीशंस होते हैं, विंटर्स में ख़ासकर स्नोफॉल होता है, तो हम मोस्टली यहाँ पे एक तो लकड़ी ज़्यादा है, तो हम लकड़ी इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि लकड़ी हमारे पास है। दूसरी अहम बात ये है कि इसे टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है। आप मतलब जो हार्श वेदर जो मंथ्स हैं, जैसे जनवरी में स्नोफॉल होता है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। अगर लकड़ी का छत हो, आरसीसी वाले जो मकान होते हैं उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पता है कि लाइट एक बहुत ही अहम फैक्टर है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, द लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ के लिए। तो इसलिए हर घर में आप किसी आर्किटेक्ट से भी पूछ लें, उनके आर्किटेक्चर में आपको ज़्यादातर ग्लास विंडोज़, बड़े बड़े विंडोज़ नज़र आएंगे। वो इसलिए कि लाइट का आपके घर में दाखिल होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी एक स्पिरिचुअलिटी फैक्टर भी है, वो इसलिए कि कहते हैं कि ये जो लाइट जो है वो तो आप खुदा के नूर को दाखिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जैसे छोटे हो या बड़े हो, खिड़की उनकी बड़ी होनी चाहिए और लाइट का दाखिल होना बहुत ही अहम है।
साइंटिफिकली भी इम्पोर्टेंट है और स्पिरिचुअली भी इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। सही सही फरमाया आपने। अच्छा, आप लोगों की लैंग्वेज ब्रुशिश्की ब्रुशिश्की जी जी रेहान भाई, ब्रुशिश्की ब्रिटिश बोलते हैं। ब्रुशिश्की लैंग्वेज और ये शीना लैंग्वेज से जो हमने गिलगित के रीजन में जब हम एंटर हुए थे, मुख्तलिफ लोगों से हमारी मुलाकात भी थी, तो वो उस तरफ के जो लोग हैं शीना बोलते हैं। यहाँ पर हुंजा में ब्रुशिश्की बहुत मुश्किल ज़बान है। थोड़ी बहुत मुझे शीना लैंग्वेज तो समझ में आती है, लेकिन जो ब्रुशिश्की आप लोग बोल रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आती। Rehan bhai, yes, Burshasky is one of the toughest languages, or it is one of the isolated languages in the world. बहुत ही यूनिक सा लैंग्वेज है, बहुत ही आइसोलेटेड लैंग्वेज है, और इसकी ओरिजिन का अभी तक हिस्टोरियंस वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। बहुत सारे थियरीज भी है कि आर्यंस आए थे, उनकी लोकल से शादियाँ हुई और इस तरह से ज़बानें, इस तरह की बहुत सारी थियरीज भी है। वो आपको हिस्टोरियंस बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन हाँ, बुरुशिश की एक ऐसी ज़बान है जो आप सीखेंगे, इसका एक्सेंट इतना कठोर है, इतना बहुत ही हार्ड है कि आप कोई भी लैंग्वेज के बाद आराम से बोल सकते हैं। लोग कहते हैं कि फ्रेंच डिफ़िकल्ट है, हमारे लिए फ्रेंच डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सेंट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल इसमें कुछ ऐसे तलफ़ुज़ है ना जो कि आम कॉमन मैन जो है वो उसको प्रोनाउंस नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने सीख भी ली है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज़्यादा उनको मसला होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लैंग्वेजेस। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन कि आपने इतना सारा टाइम दिया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब। अभी और बहुत सारा वक्त यहाँ पे गुजारेंगे, और बिलीव करें मेरा यहाँ से जाने का दिल नहीं चाह रहा है। रेहान भाई, अब यहीं रह ले, जब भी आ जाए यहीं रह ले, आप अपना घर समझ ले। बिल्कुल। अच्छा, ये इसके बारे में मुझे बताएं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है? ये बड़ा ज़बरदस्त यूनिक सा लग रहा है मुझे। ये हमारे कल्चर में दस्तकारी कहते हैं इसे। हाथ की दस्तकारी हुई हुई है, एम्ब्रॉयडरी जो होती है, जी, हैंड जी। एम्ब्रॉयडरी है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, चारसूता के नाम से एक कपड़ा मिलता है ख़ास किस्म का, जी जी। उस पर ये एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारी लड़कियां पूरे विलेज में ना, पूरे रीजन में आधे सारी लड़कियों को इस चीज़ में महारत हासिल है। क्या बात है। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है बनाने में। ऐसा होता है कि पहले वो कपड़ा लेते हैं, उस पर एक पेन से इस पर डिज़ाइन बना लेते हैं, जिसको कहते हैं कलम लगाना। एक बार वो कलम लगाते हैं तो उसके बाद फिर अपनी चॉइस की रंग के जो थ्रेड्स, धागे वगैरह है वो लेके फिर एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर लेते हैं। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पैटर्न्स। अभी मैं सफ़िया भाभी को भी बता रही थी कि आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल स्टिचेस जो लगे हैं, अलग अलग कलर के हैं। ये अलग रंग का है, ये अलग रंग का है। सो इसको बराबर करने की जो महारत होती है वो माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन में है। और आपको पूरे रीजन में इस तरह की बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज मिलेंगी, और हमारी रीजन की ख़ास स्पेशलिटी भी है। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखें हॉर्स, कितना ज़बरदस्त बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मेरी ममानी ने बनाया है, तो उन्होंने हमें गिफ्ट कर लिया हुआ है। क्या बात है। माशाल्लाह, यहाँ पर भी देखें। अच्छा, ये बिल्ली है या शेर है? बस दोनों का बच्चा समझ ले। मुझे ज्यादा बिल्ली लग रही है, लेकिन मॉडर्न बिल्ली है, आईलाइनर वगैरह लगा के रखी है इसने। अच्छा, ये वाला जो पैटर्न मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ सा लग रहा है, ये क्या है? ये भी वही एम्ब्रॉयडरी है रेहान भाई, लेकिन इसका कपड़ा जो है ना थोड़ा सा पतला होता है इसका कपड़ा। वो जो अच्छा। चार सूता जो अभी मैं जिसका जिक्र करी थी, उस कपड़े से
ये थोड़ा पतला होता है और इस पे एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ी सी ट्रिकी है। एम्ब्रॉयडरी उसी तरह से ही होती है, लेकिन चूँकि कपड़े की क्वालिटी और कपड़े के बीच-बीच में ना वो सुई निकालने के लिए सुराख होते हैं, उनका फ़ासला जो है इसमें बहुत ही कम होता है। 4 सूता मतलब 4 धागों पर मुश्तमिल। ये बहुत ही बारीक होता है। इसकी जो सुई निकालने के लिए जो सुराख से बने होते हैं, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। तो बिल्कुल वो अपने हिसाब से निकालना काफ़ी ट्रिकी होता है, इसलिए आपको थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि वो कपड़े की जो क्वालिटी है, पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बात है। आपने कहा था कि आप हाउस टूर देंगी हैं, आपने कहा था। हाउस टूर नहीं देना रेहान अंकल को? हमारे बच्चे थोड़े कैमरा शाय हैं रेहान भाई। क्या बात है। तो गाइस अपनी बहन की अचीवमेंट्स आपको दिखाते हैं, ख़ास तौर पर इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से। तो बताएं ज़रा इसके बारे में। जी रेहान भाई, ये थोड़ा मैंने काम बहुत पहले किया था, तो इस पे थोड़ी 1-2 शील्ड्स मुझे मिली हुई है। ये मुझे मिला था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से। उनका कोई वर्कशॉप था जिसमें मैं एज गेस्ट स्पीकर चली गई थी। गेस्ट स्पीकर ना कहते, पार्टिसिपेंट ही कह लें। उसमें मैं एज गेस्ट स्पीकर मैंने कुछ उसके ऊपर मैंने अपने ख्यालात का इजहार भी कर लिया था, टीम वर्क में टीम लीड बन के। तो उनसे मुझे मिला था ये वाला शील्ड। ये नैब वालों ने एंटी करप्शन पे कोई इवेंट किया था, मैंने उनका वो इवेंट मॉडरेट किया था, होस्ट किया था, तो उनकी तरफ से मुझे मिला था। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2019 की बात है, ठीक है। वो उन्होंने मना लिया था, तो वो मैंने होस्ट कर लिया था। ये जो दो शील्ड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कराकोरम यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट इंड्यूस्ड नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड मिटिगेशन के हवाले से। अलग अलग ईयर्स में ये पहले मिला था, ये बाद में मिला है, तो उसमें मैंने अपने रिसर्च प्रेजेंट कर लिया था और मैंने उन इवेंट्स को होस्ट भी किया था, तो इस हवाले से मुझे मिले हैं। ये ऊपर रेड क्रॉस की तरफ से मुझे मिला है। कुछ सेशंस हमने रखे थे क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस के लिहाज से ना, सॉरी रेड क्रिसेंट वालों ने ना इन द रीजन कुछ सेशंस रखे थे, ख़ासकर हुंजा रीजन में। तो उन्होंने मुझे इस क्लाइमेट चेंज पर बात करने के लिए इस गेस्ट स्पीकर बुला लिया था और हमने कोई 3-4 विलेजेस में वो सेशंस कंडक्ट करवा लिए थे। तो मुझे वो रेड क्रिसेंट की तरफ से मिला था माशाल्लाह। ये भी कराकोरम यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वो एक 10 कोर कमांडर आए थे, उन्होंने ये शील्ड प्रेजेंट कर लिया था। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे कराकोरम यूनिवर्सिटी हुंजा कैंपस में एक इवेंट हुआ था, उसमें मैं गेस्ट स्पीकर गई थी। उससे मिला था, उसमें बेसिकली मिला था। ये भाई का है, उनको यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलने पे शील्ड मिला था। ये मेरे दादा अब्बू को एफसीएनए की तरफ से प्रेजेंट कर लिया गया था। मेरे दादा अब्बू चूँकि ही हैड सर्व्ड आर्मी और उनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिल चुका था, तो उनको किसी इवेंट पे ये उनको शील्ड मिला था। वो आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती की है, ये शील्ड और इस शील्ड को मैंने मिक्स कर लिया है। ये जो शील्ड है बेसिकली ये मुझे नैब वालों की तरफ से मिला था, जो एंटी करप्शन पे जो उन्होंने कोई इवेंट किया था, वो मैंने होस्ट कर लिया था, तो ये शील्ड वो मिला था मुझे। और ये जो शील्ड है रेहान भाई, ये वर्ल्ड टूरिज्म डे WWF की तरफ से ना मिला था। WWF वालों ने और यूनिवर्सिटी वालों ने मिलके कोई इस तरह से कोई इवेंट किया था, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया था 2019 में, तो ये वो शील्ड है। सॉरी, मैंने ये और वो मिक्स कर लिया था। अच्छा, तो ये थोड़ी माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं और अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब करे और आपका नसीब अच्छा करे। और मैं देख सकता हूँ कि आपके पास ढेर सारी किताबें हैं और कुछ सीडीज़ वगैरह भी मौजूद हैं। तो किताबें पढ़ने का और सिंगिंग का भी आपको शौक है? जी
गाने जी, वाने रेहान सुनने भाई, का? बचपन से ही हमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। दादा अब्बू हमारे किताबें लेके देते थे, तो बचपन से ही रीडिंग हैबिट हमारी थी। तो वो चंद किताबें हमने यहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश की थी। सीडीज समझ ले, भाई का शौक है वो, हाँ, फिल्में, म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक है, तो उनका यहाँ पे कलेक्शन पड़ा हुआ है। बाकी किताबें ये मेरी कुछ किताबें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। घर के इस कोने में हमने थोड़ी एडजस्ट करने की कोशिश, ये थोड़ी किताबें, बाकी हमने उठा रखी हैं किताबें, और ये भी सीरीज वगैरह हैं। हाँ, क्या? सिंगिंग का शौक था, टीनेजर थी तब बहुत ज़्यादा शौक था सिंगर बनने का। तो सुना दे। लेकिन ये हुआ कि वक्त के साथ साथ इंसान के शौक बदल जाते बदल हैं, जाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो फिर और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बात है। मैंने सुना रेहान भाई आप बहुत अच्छा गाते आपने हैं। आपने सुना कहाँ से, पहले तो मुझे ये बताएं। कहीं से सुना। नहीं, कहीं से बताएं सुना। ना। माशाल्लाह से भाभी भी हमारी बहुत अच्छा गाती हैं। हमारा एक सेशन हुआ था भाभी के साथ, वो भी बहुत माशाल्लाह से, अल्लाह ने उनको बहुत प्यारी आवाज़ दी है, और हमें सुनने को मिला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं बस अभी इन रास्तों पर जब हम सफ़र कर रहे हैं ना, तो वीरान रास्तों पर बस थोड़ा कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, लेकिन अच्छा गाता हूँ ऐसा नहीं है। गाना चाहिए, अच्छा गाना, वो मतलब जाहिर सी बात है कोई प्रोफेशनल नहीं है। जी जी ये बिल्कुल। आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो अथॉरिटेटिव आवाज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छा गाएंगे इंशाल्लाह। हम रेहान भाई से गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि कभी कभार गाना भी सुना दें, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। चलें, अगर ज़्यादा मैसेजेस आ गए ना मेरे पास, तो एक गाना सुना दूंगा मैं जी ज़रूर आने रेहान वाले भाई। व्लॉग्स में। आने वाले में चलिए, प्रॉमिस किया है क्योंकि रेहान भाई ने। मुझे मुझे उसकी असल में गानों का मसला ये होता है कि मुझे लिरिक्स याद नहीं होती। कोई किसी भी गाने की मुझे लिरिक्स याद नहीं है, सही, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा शौक से सुनता नहीं हूँ। जो रिपीटेटिव सुन रहे होते हैं उन्हें लिरिक्स याद होती है, तो वो, लेकिन बस एक दो लाइन ही होती है जो मुझे मतलब याद है, बाकी तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल सिंगर्स भी अपने लिरिक्स याद नहीं रख सकेंगे। बिल्कुल। रेहान भाई वो भी ऑन स्टेज आपने देखा होगा, जैसे हमारी बहुत अच्छी सिंगर है बॉलीवुड की श्रेया घोषाल, जी जी वो भी अक्सर लिरिक्स भूल जाती है, तो शी मेक्स अप ऑल द लिरिक्स ऑन द स्टेज। वो जो सारे सॉरी मैं लिरिक्स को रिलैक्स बोल रही हूँ, वो सारे जो लिरिक्स है आपके, वो ऑन स्टेज वो फैब्रिकेट करती हैं, तो या दैट्स क्वाइट कॉमन और दैट्स क्वाइट ह्यूमन मैं कहूँगी। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा मैसेजेस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह। वैसे मैं आप लोगों को गाने सुना दूंगा। जी ज़रूर, ऑफ कैमरा ज़रूर ऑफ सुनाइए। कैमरा ज़रूर सुना देंगे। खुशी अच्छा होगी जी, भाई। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। आपको किचन का टूर करवाते हैं, क्या ख्याल है? जी जी रेहान भाई, चलिए। वो भी इलाके बेइंतहा खूबसूरत हैं और एक्सप्लोर करने के लिए माशाल्लाह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी सी महफिल जमी भी है, और पता नहीं कौन सा एपिसोड इस वक्त लगाया हुआ है और देख रहे हैं। नासराबाद की तरफ आ रहे हैं। जी जी रेहान भाई, क्या बात है, क्या बात है। हम व्लॉग्स देखते रहते हैं आपके माशाल्लाह से। तो व्लॉग्स वगैरह ये देखते हैं, पसंद करते हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सबका, पूरी फैमिली इस वक्त बैठी हुई है। आप सोचें इस तरह का माहौल है कि बिल्कुल आज़ादी के साथ पूरे घर में घूम रहे हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, और मतलब कंफर्टेबल लिविंग मिली हुई है, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं है। आप सोचें ऐसी जगह से सफ़र के दौरान जाने का दिल चाहेगा। आप बिलीव करें, बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा अपनाइयत यहाँ पर। हुंजा के लोगों का बिल्कुल रवैया यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ, मुझे नहीं पता कैसा होता, मेरे साथ बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि जब से हुंजा में कदम रखा है, यहाँ पर कदम कदम पर मेहमान नवाजी हुई, और मैं अपने इस घर में मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह का रवैया रखा गया मुझे, इतनी अपनाइयत के साथ। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस घर में हमेशा
खुशहाली रखे, हमेशा आबाद रखे, इस घर की रिस्क में कुशादगी हो, हर तरह की मुसीबत और हर तरह की आफतों से ये घर हमेशा महफूज रहे, और इस घर की तरक्की में अल्लाह ताला हमेशा इस घर की हिफाजत करे, इस घर के लोगों को हमेशा सुखी रखे। मेरी दुआ है बेशुमार। बिलीव करें, जब ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, इन लोगों से प्यार मिलता है, मेरे पास, बिलीव करें, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है कि मैं खुल के तारीफ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ कि यहाँ पे इन लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त मेरी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, और जिस तरह की मोहब्बत मिली है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।